हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया है, वायरल डिजीज भी हम लोगों ने कॉमन कोल्ड वगैरह पढ़ लिया है, और एक दो वायरल डिजीज और है जो कि हम इम्यूनिटी पढ़ने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोजोअल डिजीज का टॉपिक है। प्रोटोजोआ से होने वाले एक डिजीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिस डिजीज का नाम है मलेरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मलेरिया के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है। लगभग 90% ही नहीं बल्कि हम अप्रोक्स मानते हैं कि बहुत से लोग जो है वो मलेरिया से सफर भी कर चुके होंगे। और मलेरिया एक कॉमन डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होता है, और इसका होना वाजिब सी बात है। ये कोई भी कारण, जैसे मच्छर का काटना, वो मच्छर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मॉस्किटो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन सा मॉस्किटो अगर आपको बाइट करेगा, अगर आपको बिट काटेगा, तो उससे आप ग्रसित हो जाएंगे मलेरिया से। तो वो मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस जो एक मॉस्किटो है, वो जब आपको काटती है, उसका बाइट जब आपके स्किन के ऊपर जब ब्लड से मैच करता है, तो ब्लड में जा करके वो हीमोजोइन बना लेता है, टॉक्सिक सबस्टेंसेस बना लेता है। फिर मलेरिया के लक्षण आप में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, सिम्टोम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर उसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से लेकर के 30 दिन में अपना पहला लक्षण दिखाने लगता है। पसीना आना, फीवर आना, चिल्स, कपकपाहट महसूस होना, बॉडी में पूरे शरीर में दर्द होना, तो हेडेक होना, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग होना, ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मेट में ऐड होगा, जैसे डिजीज के हिसाब से एक आध दो पॉइंट ऐड होता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मलेरिया में एक पॉइंट हमने ऐड किया है लाइफ साइकिल, जिसमें हमने थोड़ा सा आपको बताया है, और एनसीईआरटी के बुक में आपका लाइफ साइकिल पूरा दिया हुआ है। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको बस इतना जानना है कि लाइफ साइकिल होता है मलेरिया का, जो प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ जब एक प्रोटोजोअल डिजीज है, तो कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम के भी माय डियर स्टूडेंट्स बहुत से टाइप होते हैं। तो 3 टाइप के प्लाज्मोडियम अलग अलग इसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया को आपके बॉडी में अकर करवाते हैं। जैसे एक प्लाज्मोडियम वायरेक्स है, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया है, एक प्लाज्मोडियम और है आपका। तो यहाँ पे हमने उस तीनों टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम को लिख दिया है कि कौन कौन से होता है। एक आपका प्लाज्मोडियम हमने बताया वाइवेक्स है, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया है, एक प्लाज्मोडियम आपका फैल्सीफेरम है। तो ये तीनों टाइप आपके लिखे हुए हैं। पी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम। पी का मतलब प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम के टाइप को डिनोट कर रहा है कि कौन कौन से इसमें प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया को क्रिएट करवाते हैं, मलेरिया डिजीज को आपके बॉडी में अकर करवाते हैं। जिसमें से अगर बात करें सबसे सीवियर वाले प्लाज्मोडियम की, तो एक जो 3rd नंबर का प्लाज्मोडियम आप देख रहे हैं, 3rd नंबर में है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है वो सीवियर मलेरिया डिजीज क्रिएट करवाता है। इस मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नामक अगर आपके बॉडी में प्रोटोजोआ इंटर कर गया, जिसे आप पैथोजेन में, हम लोग जानते हैं कि पैथोजेन में हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एलिमेंथस, ये सब क्या है? पैथोजेन है। तो प्रोटोजोआ भी एक पैथोजेन ही है। तो अगर वो प्लाज्मोडियम जो होता है वो फैल्सीफेरम अगर आपके बॉडी में इंटर कर गया, तो उसको इंटर करने से आपको क्या होगा कि एक पैरासाइट से, बाबू आपको पता है प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, परजीवी है। तो सीवियर
टाइप ऑफ मलेरिया देखने को मिलता है। बाकी ये जो दोनों है ये भी मलेरिया करवाते हैं आपके बॉडी में, लेकिन सिंपल टाइप होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं हर क्लास में आपको वो बताता हूं कि आप एक स्क्रीनशॉट हमेशा ले लिया कीजिए, चाहे कोई भी क्लास हो। एक स्क्रीनशॉट लेने से ये होगा कि बाद में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरे बाकायदे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना। ये एक नोट्स है आपका। जितने भी हम क्लास आपके ले रहे हैं, जितने भी वीडियोस आपको दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जो भी लिखा हुआ आपको मैटर मिलता है, ये मैटर बहुत ही सफिशियंट और बहुत ही अच्छा मैटर है। इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, बाकायदे आप यही आपका नोट्स है। ठीक है, तो आप या तो स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले लिया करें या तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। हमने आपको बताया कि मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। अब प्रोटोजोअल डिजीज के साथ साथ मलेरिया का अर्थ बताया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलेरिया, तो जिसमें माल का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी कि बैड एयर से होने वाला जो डिजीज है दैट इज मलेरिया। मलेरिया का अर्थ होता है बैड एयर। माल का मतलब बैड और एरिया का मतलब एयर, यानी कि बैड एयर मलेरिया। ये इंट्रोडक्शन में इतना काफी है कि इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज एंड द वर्ड मलेरिया मीन्स माल मीन्स बैड एंड द एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर से होने वाला जो डिजीज है दैट इज मलेरिया है और एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोल भी एक प्रकार का आपको पैथोजेन ही है। जिस तरह से बैक्टीरिया और वायरस पैथोजेन है, उसी तरीके से तीसरे पैथोजेन प्रोटोजोल में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोल में पहला डिजीज है डेट इज मलेरिया। आगे एक डिजीज और पढ़ेंगे, एम्बिबियोसिस। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग आते हैं इसके कॉजेस के ऊपर कि इसका कारण क्या है बाबू, मलेरिया होने का मुख्य कारण क्या है। तो मलेरिया होने का मुख्य कारण इसमें एक मच्छर को बताया गया है। वो कैसा मच्छर, फीमेल एनाफिलिस मच्छर, जो कि मादा एनाफिलिस भी आप इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो मच्छर होता है इसमें प्लाज्मोडियम इसके बाइट्स में होते हैं, और वही मच्छर जब आपको काटती है तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपके बॉडी में चला जाता है और ब्लड के साथ आपको रिएक्शन करके, ब्लड के साथ मिल करके हीमोज्वाइन बनाता है, और जो कि टॉक्सिक सबस्टांसेस बना देता है और आपके ये लीवर को ज्यादा प्रभावित करता है। लीवर हो गया, आपके ब्लड के आरबीसी हो गए और आपका स्प्लीन हो गया, तो लीवर सेल को भी डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये कॉजेस की अगर हम बात करें तो इट इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम क्या है बाबू, एक प्रोटोजोआ है। क्या है, एक प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि 3 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम हमने आपको बताए, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो होता है वो पी वाइवेक्स होता है, दूसरा पी मलेरिया एंड तीसरा जो होता है वो पी फैल्सीपेरम होता है। तो ये तीनों टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम है, और जिसमें से जो अलग अलग मलेरिया को करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहने का मतलब कि प्लाज्मोडियम का कितने दिन का लाइफ साइकिल होता है आपके बॉडी के अंदर, कब से, स्टार्टिंग फ्रॉम द जब से वो आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है तब से लेकर के जब तक इन्फेक्शन रहता है तब तक। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो कैसे कंप्लीट होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक प्लाज्मोडियम है, वो आपके बॉडी के अंदर इंटर किया थ्रू एनी मीडियम बाइट्स ऑफ द फीमेल एमिनोफिलिस के कारण। एमिनोफिली मच्छर आपको काटा, और मच्छर को काटने से वो प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर इंटर कर गया और वो ब्लड के साथ जाकर के हीमोज्वाइन बना लिया, एक टॉक्सिक सबस्टांसेस बना लिया। उसके बाद आपके जो लीवर्स होते हैं, लीवर के सेल को डैमेज करने लगा। वहां पे वो अपना साइकिल बनाते रहता है, मल्टीप्लीकेशन करते रहता है। तो मल्टीप्लीकेशन कर करके अपने ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है।
तो मलेरिया के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक होगा ह्यूमन बींग्स और दूसरा होगा प्लाज्मोडियम यानी कि वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर कौन काम करेगा? प्लाज्मोडियम काम करेगा। तो वही लाइफ साइकिल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है, जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो रिक्वायर्ड होता है ह्यूमन बींग्स और मॉस्क्यूटो। किसको कंप्लीट करने के लिए बाबू? तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के कंप्लीट करने के लिए, जो कि फीमेल एमिनोफिलिस एक मॉस्क्यूटो होती है जो कि इसको कंडक्ट करवाती है, वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ इन्फेक्शन की, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन हमने आपको बताया कि इट इज इन्फेक्टेड, अगर कोई फीमेल एमिनोफिलिस है जिसमें वो प्लाज्मोडियम है, अगर उसने आपको बाइट कर लिया तो आप में चला जाएगा। पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन ये हुआ, तो इसीलिए हमें इससे मच्छर से बचना है, ठीक है। नेट मॉस्क्यूटो का यूज करें, मॉस्क्यूटो नेट का यूज करें जब आप सो रहे हो, तो मच्छर से बचें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा मच्छर मलेरिया करवा सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि अगर दूसरे मोड ऑफ इन्फेक्शन की हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि मलेरिया से ग्रसित है, उस व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है, अगर उसका ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, अगर उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए, तो आपको मलेरिया हो जाएगा। तो दो मोड ऑफ इन्फेक्शन आप याद रखें। द फर्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन विल बी it is transmitted through the bites of the female Amenophilus mosquito, and the second is the transfusion of blood from the infected persons who is suffering from the malaria to the healthy person। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया जाए तो आपको मलेरिया हो सकता है। दैट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन। फॉर्मेट हमारा वही चल रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं डियर। कुछ चेंजेस हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ऐड किया है, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो आप देखेंगे एक बार, और इसको देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बात किया मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। मोड ऑफ इन्फेक्शन दो प्रकार से होंगे, पहला मच्छर के काटने से, दूसरा प्रदूषित यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति हेल्दी है उसको अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए तो, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे एफेक्टेड ऑर्गन की। तो एफेक्टेड ऑर्गन में सबसे पहला जो आता है आरबीसी, यानी आपके ब्लड के आरबीसी को प्रभावित करेगा, आपके ब्लड को आरबीसी को तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इफेक्ट कर देगा हीमोज्वाइन बना करके। दूसरा जो होता है, क्योंकि टॉक्सिक बना देता है, दूसरा स्प्लीन, यानी आपके स्प्लीन को भी प्रभावित करता है। और अगर एक और हम बात करें तो एक तीसरा में आप लिख सकते हैं कि लीवर को भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को भी प्रभावित करता है, यानी लीवर। तो इतने तीन चीज को ये प्रभावित कर सकता है, आरबीसी, स्प्लीन एंड लीवर। ये इसके अफेक्टेड ऑर्गन हो गए। अब आप ध्यान देंगे इसके सिम्टम्स के ऊपर अगर हम बात करें, सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड की पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड है जब कोई भी पैरासाइट्स या कोई भी पैथोजन आपके बॉडी के अंदर इंटर किया, जिस दिन, उस दिन से लेकर के पहला जब लक्षण आपको दिखेगा, सिम्टम दिखेगा, जैसे मान लीजिए आज इंटर किया और 5 दिन बाद पहला लक्षण दिखा, तो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको 7 से लेकर के 10 दिन मिलेंगे, कहीं कहीं 30 दिन के बाद भी लक्षण देखने को मिल जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। क्योंकि 3 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं, अलग अलग प्लाज्मोडियम जब एंटर करेंगे तो उनका अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होगा। लेकिन एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में यहाँ पे बताया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एवरेज अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से लेकर के 30 डेज के बीच में इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है मलेरिया का। यानी कि 7 से लेकर के 30 दिन के बीच में वो अपना आपको लक्षण दिखाने लगेगा मलेरिया, जब आपकी बॉडी में वो इंटर करेगा तब। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी लक्षण की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें लक्षण दिखेंगे। तो बहुत से लक्षण इसमें दिख सकते हैं, जैसे आपको चिल्स होगा, ठंड आएगा, यानी कि कपकपाहट आएगी आपके बॉडी के अंदर, बुखार होगा, आपको फीवर होगा, फीवर होने के बाद आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना आएगा, ठीक है, पसीना जो कि आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है। आफ्टर दैट आपको हेडेक होगा, पूरा बॉडी दर्द करेगा, मसल्स भी दर्द कर सकते हैं, यानी होल बॉडी
आपको वीक भी होगा और फटिकनेस भी आएगा। फटिक मतलब थकापन महसूस होना, मसल फटिक बोलते हैं। उसके साथ साथ एब्डोमेन पेन भी होगा आपको। एब्डोमेन पेन के साथ नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, क्योंकि आरबीसी की मात्रा कम हो रही है तो आपको वीकनेस होगा। तो बहुत से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, हेडेक भी देखने को मिल सकता है, और भी बहुत से लक्षण है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है उन सारे सिम्टम्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। बॉडी पेन भी हो सकता है, बॉडी फटिक भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है जो कि लक्षण आप में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट टेस्ट के बारे में, यानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट है जो कि मलेरिया से सफर कर रहा है तो सबसे पहले सिम्टम्स के हिसाब से उनमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि आरबीसी के काउंट को चेक करने के लिए, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। उसके साथ साथ इसमें एक और टेस्ट करवाया जाता है एमपी टेस्ट, जिसे बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ये एमपी टेस्ट इन्हीं सारे प्लाज्मोडियम या पैरासाइट्स को चेक करने के लिए करवाया जाता है। ये जो पी होता है, पी वर्ड यूज होता है इन्हीं सारे पैरासाइट्स के लिए, प्लाज्मोडियम, जो कि 3 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम टेस्ट या मलेरिया पैरासाइट टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है एमपी टेस्ट, ताकि कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाए कि हाँ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो टेस्ट में हम लोग एमपी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में ही एमपी टेस्ट हो जाता है। मलेरिया के लिए टेस्ट याद रखेंगे एमपी टेस्ट, यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि इसमें क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो अगर आपको डिजीज है, जिस पैथोजेन से डिजीज हुआ है उसके एंटी पैथोजेन हम लोग एंटी मेडिसिन चला, कहने का मतलब बैक्टीरियल था तो एंटीबायोटिक चला रहे थे, वायरल है तो एंटी वायरल ड्रग्स, यहाँ पे प्रोटोजोअल डिजीज है तो एंटीपायरेटिक्स यानी एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स चलाएंगे, एंटीपायरेटिक्स चलाएंगे। एंटीपायरेटिक्स के साथ साथ एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए चलाते हैं क्योंकि इनका जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ बैक्टीरिया की तरह देखने को मिलता है, इसीलिए साथ में एंटीबायोटिक भी चलाया जाता है। अब बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन, आपने भी नाम सुना होगा, न्यूज में भी अभी छाया हुआ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें तो इट इज अ मलेरियल मेडिसिन। यह मलेरिया में भी चलाया जाता है और इस डिजीज को अभी कोविड-19 में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 में जो कोरोना वायरस है उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मलेरिया की तरह ही मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम दिखते हैं उनके तरह थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स भी चलाए जा रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी चलाए जा रहे हैं, तो मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी चलाया जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी चलाते हैं। मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी का मतलब होता है एक से ज्यादा मेडिसिन, यानी कि एक चल रहा है हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग्स तो दूसरा चल रहा है एंटीबायोटिक ड्रग्स, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये मेडिसिन का नाम याद रखेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इट इज अ मलेरियल मेडिसिन, इट इज अ एंटीपायरेटिक मेडिसिन। तो ये हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली। अगर प्रिवेंशन के बारे में आप जानना चाहें तो प्रिवेंशन इस कुछ नहीं है। अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो आप मच्छर से बचिए, नेट मॉस्किटो का इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसका ब्लड में मलेरिया है, उसको मलेरिया हुआ है, तो पहले उसका ब्लड का इन्वेस्टिगेट होगा, तभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। तो प्रिवेंशन आप कर सकते हैं खुद से। तो ये हमारा माय डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था मलेरिया। मलेरिया में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉजेस पढ़ा, इफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, टाइप्स हमने 3 आपको बता ही दिए, टेस्ट हमने बता दिया, एमपी टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट में ट्रीटमेंट हमने बताया कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स चलेगा, साथ में एंटीबायोटिक्स चलेगा। तो ये मलेरिया है, मलेरिया हमने आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट डिजीज हम आपके साथ लेकर के आएंगे पैरासाइटिक डिजीज, यानी जो डिजीज प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। एमबीबीओसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एमबीबीओसिस में एमबीबीओसिस हिस्टोलेटिका एक
पैरासाइट्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।